हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीएससी एई 2021 का सिविल का पेपर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव शब्द है ये बताना है, जो मतलब बाकी सब शब्द जो है वो कोई और है, मतलब तत्सम हो सकता है, देशज हो सकता है, विदेशज हो सकता है, बट आपको इसमें से ढूंढना है जो तद्भव है। तो देखते हैं सबसे पहला मयंक। तो मयंक जो है वो तद्भव ही है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है मृगांक। मृगांक, तो यही होगा आंसर। वानर तत्सम है, इसका तद्भव होता है बंदर। धूली का तद्भव होता है धूल। आंसर आ जाएगा मयंक, क्योंकि ये एक तद्भव ही है, इसका तत्सम होता है मृगांक। नेक्स्ट है समाज शब्द से कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक बना हुआ है। तो समाज प्लस इक, तो आंसर आएगा इक। इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची कौन सा है? मोर का पर्यायवाची है कलापी। निम्नलिखित वर्गों में से चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध है। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें चंद्रमा के सभी पर्यायवाची है। पहला है हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। और क्या क्या होते हैं देखिए, ये सभी हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। इसमें से सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु ये इसका। और जो इससे पहले हमने देखा था मोर, उसका ये सब पर्यायवाची है। तो इसमें से कलापी यहाँ पे आंसर था, जो कि इस सब ये थर्ड क्वेश्चन है, कलापी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है वह कौन सा मनुष्य है जिसमें महाप्रतापी भोज का नाम ना सुनाओ। ये कौन सा है? तो ये मिश्र वाक्य है, ये मिक्स्ड वाक्य। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है? हमने पीछे की वीडियो सीरीज में देखा था कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको बोलने में वायु में, मतलब वायु का प्रवाह हो मुख में, जैसे कि ख, घ, झ और फ। तो चार हैं इसमें, ख, घ, झ और फ। अब देख लीजिए, इसमें झ है, इसमें भी झ है, इसमें भी घ है, इसमें नहीं है कोई। तो आंसर आएगा सिक्स्थ का ए। नेक्स्ट है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अधिकत्या। नेक्स्ट है पांडव शब्द में से किससे प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये है पांडु को अगर आप ऐड करोगे तो बनता है पांडु प्लस अ, पांडव। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत है। तो ये प्रिय गलत है। प्रिय का तद्भव क्या होता है? प्रिय का तद्भव होता है पीय। पीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था। आंसर आएगा अनुगृहित। अधोलिखित शब्द युग्म में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध पूछा है, तो ये है पति और पत्नी। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक शब्द अर्थ नहीं है। अंक को नहीं बोलते हैं, मोक्ष को बोलते हैं। वर्ण और अविनाशी भी अक्षर का ही दूसरा है, और अक्षर का नहीं कौन सा है? तो वह है अंक। किस वर्ग में सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? जो मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है वो है ट, ठ, ड, अड़, ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन स। अर्थ के प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। तो यह है हाथ मलना का मीन्स होता है बाद में पछताना, हाथ साफ करना नहीं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया किसमें है? सूरज निकलता है हमें। साझे की हाड़ी चौराहे फूटी, कहावत का अर्थ है मतलब साझे का काम जो होता है जिसमें बहुत लोग मिलकर साझे में काम करते हैं वो सही नहीं होता, उसमें गड़बड़ होती है। तो आंसर आएगा जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का कौन सा इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये है वैशाख नंदन। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, उसको क्या कहते हैं? प्रवजित। निम्नांकित शब्द युगों में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। हयादार का विहैया ठीक है, अभिमानी का निराभिमान भी ठीक है। अज्ञ क्या अनिभिज्ञ नहीं होता, ये इसी का सेम वर्ड है। सुशासन का कुशासन भी होता है। ये आ जाएगा 19 का इनकरेक्ट। इसका अज्ञ क्या होता है? विज्ञ। अज्ञ क्या जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है, तो आंसर कौन सा नहीं है? आधीन। ये होता है अधीन।
अधीन। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाकी सब अग्नि के हैं। कौन सा एक है जो नहीं है अग्नि का? तो अग्नि का कौन सा नहीं है? देखो कि जातवेद होता है, वेशांतर होता है और सांडिल्य भी होता है, कांतार नहीं होता है। तो कांतार जनरली ये किसको बोलते हैं? वन का होता है, ये वन का होता है पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में से एक अर्थ पाँवों की आहट भी है। पाँवों की आहट का इसमें से कौन सा है? शरासन, कमान, चाप और धनुष में से, तो ये है शरासन। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो? तो कुढंग, कुठौल, कुठौर और कुर्तक में हुआ है उपसर्ग, मतलब प्री ढंग में कु लगा गया, कुठौर में कु लगा हुआ है, इसमें भी कु लगा हुआ है। बट ये कुतरना में, कुतरना एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो ये कुतरना आ जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? आलू, भालू और बालू, ये सब नाउन है, संज्ञा है, और ढालू मीन्स लोग, ये एक एडजेक्टिव है। अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? देखिए तरंगिणी, सरिता भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, तो आंसर आ जाएगा डी। ये था हिंदी के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। डीप बीम्स डिजाइन होते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए और चेक करते हैं हम शियर के लिए। तो ओनली शियर फोर्स के लिए चेक किया जाता है, बट डिजाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट ओनली के लिए। डिटरमाइन द नेट कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग बीम्स। नेट कपल मोमेंट क्या होता है कि कौन सा कपल, जो भी कपल मोमेंट लग रहा है उसके वजह से कितना टोटल ओवरऑल मोमेंट कितना आ रहा है किसी भी एंड पे। तो यहाँ पे हम इस एंड के अबाउट निकालेंगे। तो स्टार्ट अगर करेंगे हम पहले इन दोनों को, तो इसमें लेबर आर्म कितना है? तो 0.3 का है, तो ये बनाएगा 60 न्यूटन मीटर का कपल। सिमिलरली अगर इसमें देखो तो 400 नीचे, 500 ऊपर, मतलब 500 ऊपर लग रहा है नेट, तो इसका हो जाएगा 100 × 6, तो ये आ जाएगा 600। और सिमिलरली 500 का देखें तो 500 × 3, तो ये 1500 का लगाएगा, और ये 500 न्यूटन मोमेंट ही है, तो ये यहाँ पे 500 न्यूटन मोमेंट। जब सभी का साइन आप रिजॉल्व करोगे, मतलब जो क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ, को माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको, वो इसमें आंसर आएगा 460, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरली रिक्वायर्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम कैसे बनाते हैं? सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करके, या फिर प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर, और वो क्या होता है? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक इन किलो न्यूटन, तो एज पर IS 875 पार्ट 1 देखते हैं क्या कहता है। IS 875 पार्ट 1 कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक के लिए कितना होता है? 18.85, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें से? बी, 18.85 तक होता है, 15.7 से लेके एग्जैक्ट आंसर है 18.85, IS 875 पार्ट 1। इफ एन एलिमेंट ऑफ एन स्पेसिमेन ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, द क्रैक प्रोपोगेशन, शियर क्रैक कितने होता है? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, चाहे आप कहीं से भी, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तो 90 - 45, 45 ही आएगा। द कमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर इन द फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट, कौन सा है? एस्बेस्टस। वैसे हम सभी यूज़ करते हैं, ग्लास फाइबर भी यूज़ करते हैं, स्टील फाइबर भी यूज़ करते हैं, कार्बन फाइबर भी यूज़ करते हैं, एरामिड फाइबर भी यूज़ करते हैं, बट सक्सेसफुल कौन सा है? एस्बेस्टस फाइबर। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉलम इन अ लेटेस्ट कॉलम इज लिमिटेड टू, तो जो लेस्ट कॉलम होता है उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट क्या है? कोड क्या कहता है? 875 क्लॉज नंबर 7.6.5.1 कि between consecutive relation connection is not greater than 50 or 0.7 times the most unfavorable slenderness ratio of the member as a whole, whichever is less। या तो 50 हो या फिर 0.7 टाइम्स हो किसका? अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो होल मेंबर का। इस दोनों में से जो भी कम होगा वही, तो आंसर आएगा इसमें 50। अगर लेसिंग फ्लैट का पूछता तो 145 आता। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन द हिल स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है, कई बार पूछा जाता है कि रेनफोर्समेंट कहाँ पे होता है, हिल में कहाँ पे होता है, स्लैब में कहाँ, टो में कहाँ पे होता है, और स्टीम में कहाँ पे होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है रिटेनिंग वॉल का डायग्राम। यहाँ पे इस साइड है अर्थ या फिर जो भी रिटेन कर रहा है वो। तो याद रखिए जो स्टीम है उसमें जो रेनफोर्समेंट होता है, मेन रेनफोर्समेंट वो होता है अर्थ साइड, मतलब जिस साइड में लोडिंग है उसी साइड में होगा मेन रेनफोर्समेंट। अब आते हैं हिल और टो पे। तो ये है टो स्लैब, ये है टो, और ये हो गया हिल। तो हिल में कहाँ पे होगा? हिल में होगा ऊपर की साइड टॉप पे, और टो में हो गया बॉटम की साइड। तो बस ये 3 अरेंजमेंट आपको यहाँ से याद रखनी है। हिल में टॉप की साइड, टो में बॉटम की साइड, और स्टीम में
जिस तरफ से अर्थ या फिर कोई जो मटेरियल रिटेन कर रखा है उस तरफ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। हिल स्लैब, तो अभी हमने देखा हिल स्लैब में कहाँ पे होता है, टॉप में। रिटेनिंग द रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम, नहीं, कहाँ पे होता है, टॉप में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब सही होगा। स्टीम में कहाँ पे, अर्थ साइड में, ये राइट है। टो स्लैब में कहाँ पे होता है, बॉटम में। टो स्लैब में बॉटम में, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। द एरिया अंडर स्ट्रेस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फेलियर कॉज करने के लिए। द प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले आर ड्यू टू, प्लास्टिसिटी किसकी वजह से होता है, एब्जॉर्ब्ड वाटर की वजह से या फिर स्ट्रक्चरल वाटर की वजह से। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, स्टील बीम ऑफ ए स्पैन 5 मीटर कैरीज कंसंट्रेटेड लोड 50 किलोन्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। द बीम इज ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, करेक्ट डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इसको कैसे भी निकाल सकते हो, जो भी मेथड आपको पता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 मीटर का स्पैन है और कंसंट्रेटेड लोड कह रहा है 50 किलो न्यूटन 3 मीटर पे, 3 मीटर यहाँ पे, तो इधर 2 मीटर बचा, 50 किलो न्यूटन। आप इसका मोमेंट एरिया मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया M/EA डायग्राम, ये से डिवाइड करके M/EA डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप एरिया से भी निकाल सकते हो या फिर आप कंजुगेट बीम मेथड से भी निकाल सकते हो। कंजुगेट बीम मेथड से अगर कन्वर्ट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लो तो आपको डायरेक्टली डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा इस लोडिंग के लिए, और रिएक्शन के बाद रिएक्शन इंटू ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई माइनस इस यूटीएल के द्वारा। चाहे आप किधर की साइड से भी निकालोगे तो आंसर आएगा 120 डिवाइड बाई EI। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट एज अ होल, याद रखिए एज अ होल के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर्ट में, और अगर सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए पूछे तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एज अ होल के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द डिफ्लेक्शन इन ट्रस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एक्सियल रिजिडिटी AE पे। 2 मेथड्स है A और B, कह रहा है मेथड को पढ़िए। मेथड A क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस इफ द टाइम ड्यूरेशन इज ईदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, मतलब टाइम को हम या बढ़ाएं या घटाएं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने वाला है, मतलब ऐसे, ठीक है। ये किसका है जम्पशन, CPM का। प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, ये किसका है, PERT का। PERT जो है वो टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है और ये ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज के लिए यूज़ करते हैं CPM। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये CPM का है, ये PERT का है। तो CPM एंड PERT आंसर हो जाएगा D। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट हिंज्ड एंड ऑफ यूनिफॉर्मली प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो देखिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो इसका अगर आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाए यहाँ पे तो ये क्या होगा, 1 ऑर्डिनेट का होगा, और इसका शेप कैसा होगा, पैराबोलिक, क्योंकि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, पैराबोलिक होगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसका एरिया कितना होता है, L/4। ये याद कर लीजिए क्योंकि आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल इसका आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक स्पैन पे ऑर्डिनेट फाइंड करके और आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तब भी आपको ये पैराबोलिक ही मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट कैन बी पम्प्ड अप टू अ डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, कितने, जनरली 300 मीटर तक होता है। तो आंसर है इसमें 350। इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड फॉर हुक ऑफ डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार के लिए पूछा है तो 4 टाइम्स होगा डाया ऑफ द बार, और अगर यहीं पे पूछा होता माइल्ड स्टील के लिए तो 2 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार। आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। कोड क्या कहता है, कोड भी देख लेते हैं। कोड क्या कहता है, बेंड के लिए क्या होता है, द एंगरेज वैल्यू फॉर बेंड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डाया ऑफ द बार फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सिलेक्टेड टू मैक्सिमम 16 टाइम। और हुक में क्या होता है, यू टाइप हुक में 2 टाइम्स 45 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार, किसके, HYSD बार के लिए। इन अ पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू बल्क मॉडुलस, तो कह रहा है पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, हो तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर है, K के बराबर। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 3K - 2G डिवाइड बाई 6K + 2G। यहाँ पे आप बराबर कर देना है, मॉडुलस ऑफ मतलब G इज इक्वल टू K। तो जब इसको आप इक्वल करोगे तो आंसर आएगा 1/8। हाउ मेनी टाइम्स द कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज यूज्ड इन IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट इन कंपैरिजन टू IS लाइट वेट। तो IS हैवी कॉम्पैक्शन में कितना होता है, देखिए अगर आप दोनों वैसे डिवाइड भी, अगर आपको आंसर पता है तो भी आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो। हैवी में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2700 किलोजूल पर मीटर क्यूब, और लाइट वेट में कितना होता है 592 के आसपास। दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.56। नेक्स्ट क्या है, CPM नेटवर्क एन एस्टिमेट दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब इन एब्सोल्यूट मिनिमम टाइम इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, क्रैश एस्टिमेट। और
चार्ट कुछ ऐसा बनता है, याद होगा आप लोगों को, ये क्रैश होता है, ये होता है नॉर्मल, और यहाँ पे आता है ऑप्टिमम। ये ऑप्टिमम हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया क्रैश, तो इसीलिए क्रैश को बोलते हैं, क्रैश एस्टिमेट। द बीम ABC सिंपली सपोर्टेड है, ए और बी दे रखा है, कह रहा है कि ओवर हैंगिंग है, इट कैरीज द लोड शोन इन फिगर इफ बोथ द रिएक्शन आर इक्वल। और रिएक्शन कह रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन और यहाँ पे जो रिएक्शन है RA और RB, इन दोनों को इक्वल कर दें, तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही सिंपल है, आप इसको W की वैल्यू कोई भी एक एज्यूम कर लो और इन दोनों को इक्वल कर दो, RA प्लस RB इज इक्वल टू 4P प्लस W होगा बस। और इस एंड के अबाउट मोमेंट लेके आप RA और RB की वैल्यू फाइंड कर लो किसी एक इक्वेशन में फाइंड करके, इजीली आपको आंसर मिलेगा 4P/5। इन अ फिलेट वेल्ड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ वेल्ड। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अगेन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा होता है? वीकेस्ट एरिया इज थ्रोट। थ्रोट किसको बोलते हैं? अगर मान लेते हैं कि ये फिलेट वेल्ड हम ऐसे बना रहे हैं और ऐसे हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, थ्रोट किसको बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस को, इस थिकनेस को बोलते हैं थ्रोट। दिस इज द वीकेस्ट सेक्शन, सबसे वीकेस्ट जो होता है वो थ्रोट होता है। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट, सबसे कम किस में होता है? क्ले में, 0 होता है। प्योरली क्ले के लिए फाई इज इक्वल टू 0। एरेटेड कॉन्क्रीट प्रोवाइडेड, क्या ऐड करते हैं एरेटेड कॉन्क्रीट में? एल्यूमिनियम पाउडर। विच थियरम या प्रिंसिपल मे बी स्टेटेड एज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द रिजल्टेंट रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इंटरनल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कहता है? डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये क्या कहता है कि अगर हमने किसी स्ट्रक्चर पर ऐसे लोड लगाया P, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे, और जितनी इसकी विड्थ है B, उतनी ही डेप्थ के बाद जाके स्ट्रेस क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। B डेप्थ के बाद मतलब ये लोडिंग की इंटेंसिटी हर जगह बराबर होगी। ठीक है, तो ये है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। द मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू फॉर द एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट फॉर रोड और रनवे शुड बी, कितना होता है? 30। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्रशिंग वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड टू दैट ऑफ केस इन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, कितना होता है? 2। सडनली में 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मिनिमम टेंशन इन RCC बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। मिनिमम टेंशन स्टील का काम क्या है? सडन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए या फिर डक्टाइल फेलियर को ऑब्टेन करने के लिए। और स्पेसिंग क्या कंट्रोल करता है? क्रैक को कंट्रोल करता है। तो स्पेसिंग के भी क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम स्पेसिंग किस लिए होता है? तो टू कंट्रोल द क्रैक। इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स इफ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी J है, तो कितने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज की रिक्वायरमेंट है मैकेनिज्म में कन्वर्ट करनी है? तो जितनी भी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है उससे एक ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि अगर फिक्स बीम है तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितनी है? 3। तो 3 में से मतलब आप अगर ऐसे देखो, सिर्फ वर्टिकल को कंसीडर करो तो 2, और यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 हो गया। तो अगर आप सिर्फ वर्टिकल लोडिंग को कंसीडर करोगे तो 2 आएगा, तो 2 + 1 3 चाहिए। कहाँ कहाँ पे बनेगा? एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक लोडिंग पॉइंट पे बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा। तो 2 तो हो गए इसकी रिक्वायरमेंट, जितनी इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी थी, और इसके बाद एक एडिशनल चाहिए जिसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। तो P इज इक्वल टू J + 1, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी +1। नेक्स्ट कह रहे हैं इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर द बेस्ट इक्वेशन दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंप्यूटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली हम किसके यूज़ करते हैं? अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल नहीं है तो बुसिनेस इक्वेशन यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल है तो वेस्टरगार्ड इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, वेस्टरगार्ड। इफ द लोड P is applied to a wire of diameter D, the radius of the wire is doubled and reduced to load to half. The Young's modulus will be. Young's modulus से लोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि Young's modulus मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, it will remain unaffected. Crown glass is an example of. Crown glass किसको बोलते हैं? सोडा लाइम ग्लास को बोलते हैं। देखिए सोडा लाइम ग्लास जो है, सोडा और एस से बनता है जनरली। इसको हम सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, सोडा ग्लास भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है क्राउन ग्लास। दूसरा होता है फ्लिंट ग्लास, ये भी कई बार पूछते हैं। फ्लिंट ग्लास का दूसरा नाम क्या है? लेड ग्लास। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। 3 टाइप के ग्लास होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, लेड ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास का नाम जैसे एग्जांपल क्या है इसका, उसको बोलते हैं पेरिक्स ग्लास। और हीट रेजिस्टिंग ग्लास, जहाँ पे हीट रेजिस्टिंग होता है वहाँ पे हम बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा सोडा लाइम ग्लास। द कर्नल ऑफ अ शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज अ। शेप पूछ रहा है, देखिए तीनों को यहाँ पे आपको कर्न पॉइंट का, कि इसके अंदर हम लोडिंग अप्लाई करेंगे तो कोई ट्विस्टिंग अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही होगा। तो जो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं रोम्बस। और इसकी जो साइड्स की डेप्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ D/3 और यहाँ से यहाँ तक B/3, और ये रोम्बस बनता है। तो रोम्बस किस किस केस में बनता है? रेक्टेंगल के केस में आई सेक्शन, दोनों ही केस में रोम्बस बनता है। स्क्वायर के केस में स्क्वायर ही बनेगा, और सर्कुलर केस में सर्कल रहेगा, जिसमें डेप्थ रहेगी इसकी या फिर डायमीटर D/3
4 के बराबर, ठीक है। तो ये आएगा रोम्बस। नेक्स्ट पूछा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट टॉर्शन एट एंड्स इज के टाइम्स। IS 875 क्या कहता है, IS 800 2007 क्या कहता है कि द इफेक्टिव लेंथ शैल बी इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रिलेवेंट सेगमेंट। तो 1.2 टाइम्स आंसर आ जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट है द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन द 6 फुट रोलर, क्या होता है, नीडिंग होता है, नीडिंग एक्शन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी विच फिट्स वेल इन द PERT एनालिसिस। तो PERT एनालिसिस में कौन सा बेस्ट फिट होता है टाइम एस्टिमेट के लिए, तो ये होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले डिस्कस किया था कि PERT में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए होता है और ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ B/D रेशियो 0.5 एंड अ सर्कुलर सेक्शन हैविंग सेम एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है इतना, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगल टू दैट ऑफ द सर्कल। क्या करना है यहाँ पे, जेड फाइंड कर लेना, जेड रेक्टेंगल डिवाइड बाई जेड सर्कल। और जेड रेक्टेंगल क्या होता है, BT²/6। और अगर हम सर्कल की बात करें तो πd³ डिवाइड 32 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें B और D में रेक्टेंगल में क्या रिलेशन दे रखा है, 0.5 का, मतलब जो D है वो 2B के बराबर है, तो यहाँ पे D की जगह 2B इंसर्ट करो। और यहाँ पे आप D फाइंड कर सकते हो कैसे, एरिया से, π4 × D² = 10,000, यहाँ से D मिल जाएगा आपको। इक्वेशन में आप यहाँ पे जब इंसर्ट करोगे तो आंसर आएगा 1.67। नेक्स्ट है अ सॉलिड राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ हैंड्स हिंज्ड। दोनों एंड क्या हिंज है। इफ़ E इज दिस मच 2 × 10⁵ क्रिपलिंग लोड इज, क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, π² डिवाइड बाई LE²। तो यहाँ पे LE क्या हो जाएगा, L के बराबर π² E दे रखा है 2 × 10⁵। और I क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड है तो I क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πd⁴/64, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली इससे आप I निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। और L क्या हो जाएगा, L 3 मीटर। तो LE क्योंकि बोथ हैंड हिंज्ड है तो LE हो जाएगा L के बराबर, मतलब 3 मीटर। यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आंसर आएगा 67.28। चूँकि ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हैंड से कैलकुलेट करना। फॉर अ सैचुरेटेड क्ले स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर, तो B की बात कर रहा है तो B 0 to 1 वेरी करता है। 0 कब होता है, ड्राई के केस में, और फुल्ली सैचुरेटेड केस में कितना होता है, 1। तो यहाँ पूछा सैचुरेटेड कंडीशन में तो आंसर आएगा 1। द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन टेंशन जोन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर सेव्स कॉन्क्रीट रेंजिंग बिटवीन। तो कॉन्क्रीट कब कहाँ से कहाँ तक सेव करता है, प्री स्ट्रेस में 15 to 30%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बार चार्ट भी है, PERT भी है, CPM भी है, यूनिटिक्स नहीं होता। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। कह रहा है कि मीन पोजीशन पे क्या होता है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन हार्मोनिक मोशन में, तो ये मीन पोजीशन पे क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये होता है मैक्सिमम। जो एवरेज मीन पोजीशन पर हमेशा होता है मैक्सिमम। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट इज करेक्टराइज्ड बाय, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट जो है इसमें क्या होता है, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट हम देखते हैं। देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट यार, इसमें क्या क्या मिक्स प्रोपोर्शन में क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट क्या हो, लो हो, इंक्रीज पेस्ट कंटेंट हो, लोअर वाटर टू पाउडर रेशियो हो, इंक्रीज्ड सुपर प्लास्टिसाइजर कंटेंट इंक्रीज किया जाता है, और समटाइम्स विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट की प्रिंसिपल है जो ध्यान रखना है। इसमें क्या आएगा, हाई पाउडर कंटेंट। कौन सा कंटेंट है, दूसरा पॉइंट है, इंक्रीज पेस्ट कंटेंट या फिर हाई पाउडर कंटेंट। पाउडर इसमें अलग होता है, सीमेंट के अलग, ठीक है, याद रखना। पाउडर होता है 2.5 जो जिसका साइज 0.125 mm से लेस हो, उसको बोलते हैं पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल टू इंक्रीज द मोटार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कौन सा, सीमेंट, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। द सेफ फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन कितना होता है, 2.34, तो आंसर आएगा D। Two circular footing of diameter D1 and D2 are resting on the surface of the same purely cohesive soil. Purely cohesive soil है तो footing के लिए क्या होता है, ultimate bearing capacity is the function of cohesion only, तो आंसर आएगा D, क्योंकि इसमें डायमीटर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच इज़ नॉट द ग्राफिकल मेथड फॉर लोकेटिंग प्रिंसिपल एक्सिस। डायडिक मेथड भी है, मोर सर्कल मेथड भी है, सर्कल ऑफ इनर्शिया मेथड भी होता है, इलिप्स ऑफ इनर्शिया मेथड नहीं होता। द मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं इसको, तो मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। इन सीपीएम नेटवर्क की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एक्चुअल में और प्लांट में डिफरेंस आए कितना 5% से ऊपर, तो उसको हम अपडेट करते हैं, सीपीएम नेटवर्क इज अपडेटेड। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज विद, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे, द हायर द ग्रेड द ग्रेटर विल बी द बॉन्ड परफॉर्मेंस। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन्ड कॉलम, ये अगेन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लिस्ट कॉलम के लिए 5% और बैटन्ड कॉलम के लिए 10% इंक्रीज कर देते हैं। किस लिए इंक्रीज करते हैं, शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए। द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, अगर इसके ऊपर है तो अंडर इनफोर्स्ड, इसके बराबर आ गया तो बैलेंस सेक्शन, अगर इसके नीचे आ गया तो ओवर इनफोर्स्ड, नीचे आने पे ओवर इनफोर्स्ड। अब क्या पूछा है इसमें, अंडर इनफोर्स्ड में किधर रहेगा, अबव, बिलो ओवर इनफोर्स्ड, और ऑन, तो ये इसको बोलते हैं हम बैलेंस सेक्शन। द एरिया रेशियो ऑफ द थिन वॉल सैम्पलर शुड बी नॉट बी नॉर्मली एक्सीड, कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 15% से। किसके लिए पूछा है, थिन वॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 3991963 वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड, अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, कितने परसेंट पे, 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, क्योंकि ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। लग एंगल्स का काम क्या है, कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करना, जो कि जो एंगल, एक एंगल सेक्शन ही होता है जो कि नॉट कनेक्टेड, जो लेग्स होते हैं उस पर कनेक्ट करके कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करता है। द मैक्सिमम परमिशिबल एसेंट्रिसिटी ऑफ अ रिटेनिंग वॉल ऑफ विड्थ बी, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितना होता है, मिडिल थर्ड रूल, मतलब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी 1/2 ऑफ द b/3, मिडिल थर्ड, तो आंसर आएगा b/6। A symmetrical parabolic arch span 20 meter, rise 5 meter is hinged at the springings. If the it supports a uniformly distributed load of 2 ton per meter run of the span. The horizontal thrust, parabolic arch है तो क्या होगा, WL²/8H, thrust is equal to, बस यहाँ पे वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, 2 आएगा, 2 टन, L² कितना है, L है 20 मीटर, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू राइज कितना है 5, आंसर मिल जाएगा 20। To provide safety against piping failure with a factor of safety 5, क्या what should be the maximum permissible exit gradient, तो maximum permissible exit gradient क्या होना चाहिए, तो critical exit gradient क्या होता है, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस E। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोरोसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, पोरोसिटी, तो N दिया हुआ है, यहाँ से हमें E फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, N डिवाइड बाई 1 माइनस N। तो यहाँ पे N की वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो पहले E आएगा, फिर E की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करो तो ICR आएगा, और ICR डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे FOS, तो क्या मिलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे मिलने वाला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 के साथ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू, तो ये आएगा आंसर 0.195। नेक्स्ट है, अ फिक्स बीम AB ऑफ स्पैन L हैज़ अ हिंज C एट मिड स्पैन, फिक्स बीम है जिसमें एक हिंज, यहाँ पे इंटरनल हिंज बना दिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है लोडिंग अप्लाई किया गया था, कंसंट्रेटेड लोड W, तो कह रहा है व्हाट इज़ द फिक्स्ड एंड मोमेंट MA, तो यहाँ पे फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो हिंज का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो ये क्या बन गया, कैंटिलीवर बीम बन गया, क्या बन गया ये, कैंटिलीवर बीम। तो W/2 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, W/2 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो W/2 तो यहाँ पे आएगा, तो W/2 इंटू L/2 कितना हो जाएगा, WL/4। नेक्स्ट है, द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल, तो अगर हम मोर सर्कल बनाएं तो अगर कह रहा है कि सेम है, इक्वल है, लाइक स्ट्रेस है, सिग्मा ऑन द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो लाइक मीन्स दोनों टेंशन में है या फिर कंप्रेशन में है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे, मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, और एक पॉइंट पे मर्ज कर जाएगा। क्या होता है, पहले हम क्या यहाँ पे सिग्मा 3 नोट करते हैं, फिर यहाँ पे सिग्मा 1 डिनोट करते हैं, फिर यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही पॉइंट पे बन जाएंगे, इट विल बी अ पॉइंट ओनली। Which of the following statement are correct? Direct cost increases with duration, direct cost decreases with duration, yes.
इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज विद ड्यूरेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा, और डायरेक्ट कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीजेज विद ड्यूरेशन भी सही नहीं है मेरे हिसाब से, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता, ये पैराबोलिक होता है। एक समय पे मिनिमम होता है बट धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट लीनियर ही होता है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सी सही होना चाहिए, इसका बी एडजेक्ट सही नहीं है। तो आंसर सी यहाँ पे एडजेक्ट सही है, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉस्ट का कोरिलेशन है वो पैराबोला की तरह, मतलब इस तरह से सर्कल की तरह होता है। इनिशियली भी क्रैश, जो हम कहते हैं क्रैश कॉस्ट, इनिशियली कम होता है और बहुत ज़्यादा समय होने पे भी बढ़ता है, बट एक मिनिमम टाइम पे, मतलब एक ऑप्टिमम टाइम पे सबसे कम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द डाया ऑफ द कॉलम हेड सपोर्टिंग द फ्लैट स्लैब। तो क्या है, किसके बराबर होता है, 0.25 टाइम्स ऑफ द स्पैन लेंथ के बराबर होता है कॉलम हेड। कॉलम हेड किसको बोलते हैं, जो इस तरह से कॉलम के ऊपर हम स्लैब के नीचे लगाते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम हेड। एज पर IS 2911 पार्ट 3 द बल्ब ऑफ द पाइल कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड अंडर वाटर लेवल। तो आप जब आप इस कोड को पढ़ेंगे तो क्या कहता है, किस में इंस्टॉल नहीं किया सकता, सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। क्योंकि सेम प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, क्योंकि अब एक जगह पे मीट हो रहे हैं इसलिए कनकरेंट कहलाएगा। तो आंसर है डी। इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। तो सबसे ईजीएस्ट चीपेस्ट होता है उसको पहले क्रैश करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड चीपेस्ट को क्रैश करते हैं, फिर थर्ड चीपेस्ट को। तो यही इसी तरह से हम प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं। अ कॉलम bearing truss in an open industrial shed of 6 meter height between its own base and the bottom of the truss. What is the effective height of the column taken for the calculation? कितना लेते हैं, 0.8 times of the height। तो आंसर आएगा 4.8। A load of 16 kg per meter square is uniformly distributed over a circular area of 6 meter diameter at the ground surface. The vertical stress at a point P which is at the depth 5 meter below center. तो यहाँ पे सर्कुलर लोडिंग है, तो सर्कुलर लोडिंग के लिए आपने अगर जब वर्टिकल स्ट्रेस निकालोगे तो फार्मूला हम जानते हैं कि जैसे सिग्मा जेड निकालते हैं सर्कुलर प्लेट के अंदर, तो क्या होता है Q इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, जिसमें ये सर्कुलर प्लेट है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये आर होता है, ये जेड होता है, और ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे और लास्टली सिग्मा जेड फाइंड। इससे जब आप आंसर फाइंड करोगे तो आंसर आएगा बी 5.35 के आसपास। द शेप ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ सिमेट्रिकल 3 इंच पैराबोलिक आर्च। तो 3 इंच पैराबोलिक आर्च है, तो हम सभी जानते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है और इनडिटर्मिनेट के लिए पैराबोलिक आता है, तो ये आएगा ट्रायंगुलर। स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिक वॉल विल नॉट चेक्ड फॉर। तो ब्रिक वॉल के लिए स्टेबिलिटी हम ओवर टर्निंग में चेक करते हैं, स्लाइडिंग में भी चेक करते हैं, स्ट्रेस में भी चेक करते हैं। आंसर आएगा इन सभी में, तो नन ऑफ दीज। सिंकिंग एफर्ट इन अ वेल फाउंडेशन इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वेल स्ट्रेनिंग टू दैट ऑफ द स्किन फ्रिक्शन डेवलप्ड ऑन द साइड्स शुड बी प्रेफरेबली बी मोर देन 2 होना चाहिए। Ball A of mass 2 kg moving with a velocity of 2 meter per second strikes directly on a ball B of mass 4 kg at rest। तो कह रहा है कि एक कोई बॉल है A जिसका मास है 2 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे बॉल B को स्ट्राइक करता है 4 kg का है जो कि रेस्ट में है। कह रहा है द बॉल A आफ्टर स्ट्राइकिंग कम्स टू रेस्ट। तो बॉल A जो है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है कोलिजन के बाद, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि relative velocity after the collision divided by relative velocity before the collision। मतलब अगर हम फार्मूले के बेस में देखें तो v माइनस वी ए डिवाइड बाई यू ए माइनस यू बी, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है। इज इक्वल टू ई होता है और वी बी मीन्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बी, ये हमें पता नहीं है तो वी बी लिख देते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या कह रहे हैं, रेस्ट पे मतलब 0, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन कितना है 2, और वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन तो क्या कह रहा है कि रेस्ट पे था, ठीक है, 4 kg का मास रेस्ट पे था। तो यहाँ पे 0 मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी बाई 2, E इज इक्वल टू वी बी बाई 2। एक इक्वेशन तो ये मिला हमें। अब हमें वी बी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी
आफ्टर कोलिजन, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। तो हम b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ b, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb। इसमें सभी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। मास कितना है, मास है 2 kg ए का, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस mb कितना है, मास कितना है 4, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, इज इक्वल टू ma तो मास कितना है फर्स्ट वाले का 2 kg, और वेलोसिटी कितना है, तो कह रहा है आफ्टर कोलिजन 0, प्लस कितना है 4 इंटू वेलोसिटी तो vb, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 प्लस इज इक्वल टू 4 vb। आंसर आएगा vb इज इक्वल टू 1। ठीक है, vb इज इक्वल टू 1, vb की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू 0.5, तो आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग व्हेन डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थ प्रेशर आर कंसीडर्ड फॉर शैलो फाउंडेशन। स्लाइडिंग के लिए इसे कम नहीं होना चाहिए, ओवरटर्निंग के लिए इसे ग्रेटर होना चाहिए, स्लाइडिंग के लिए 1.75 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आंसर आएगा 1। सही पूछा है तो ये। नेक्स्ट है फॉर अ सिंगुलर एनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU लिमिट RU लिमिट इंटू BD² होता है M20 ग्रेड के लिए, FE415 के लिए, तो ये हम सभी जानते हैं। अगर आप IS 456 का भी फॉर्मूला देखो तो वहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं कैसे। यहाँ पे आपको BD² की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो देखिए MU लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, ये पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, BD² को हमें एलिमिनेट कर देना है बस, बाकी सभी यहाँ पे FC के यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है, M20 के लिए फाइंड करना है और FE415 के लिए। तो देखिए M20 FC हो जाएगा यहाँ पे 20, और XU max ओवर D हमें ग्रेड पता है कि हमें 415 से हमें XU max ओवर D का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो देखिए वो भी आपको पता होगा 45 IS 456 की 0.48 होता है XU max ओवर D 415 ग्रेड के लिए, तो 0.48 जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो फाइनली आपको एक फार्मूला मिलेगा जो कि BD² से मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो आंसर आएगा 2.761। अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद भी होगा। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग अ UDL W पर यूनिट लेंथ इफ द बीम इज प्रॉप्ड एट इट्स सेंटर। कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL लोड एक्ट कर रहा है, और कह रहा है कि अगर बीम में हम सेंटर में एक प्रॉप्ड एंड ऐड कर दें तो एक कंटिन्यूस बीम बन गया। कह रहा है कि देन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम द बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ। बेंडिंग मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, देखिए इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो कि पहले UDL की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको आप इक्वेट कर सकते हो, तो क्या होता है 5/384 WL⁴ डिवाइड बाई EI, ये होगा डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL लोड, इज इक्वल टू वही डिफ्लेक्शन यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, ये कौन, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड की वजह से क्या होता है WL³ डिवाइड बाई 48 EI, यहाँ पे आप इक्वेट कर सकते हो। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। अब ये किस चीज़ का मिलेगा कि ये यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे रिएक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जब एक बार ये इक्वेशन आ गया कि भाई ठीक है इन दोनों को इक्वेट हमने किया, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो W है ये वाला W की जो लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे W के फॉर्म में की गिवन है। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें टोटल क्या करना है, टोटल लोडिंग किसके बराबर है, W इंटू L के बराबर, और ये किस किस के बराबर होगा, 3 रिएक्शन के बराबर। यहाँ पे RA है, यहाँ पे RB होगा, और यहाँ पे एक कोई भी मान लेते हैं कि RC है, ये पॉइंट C है। तो RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू W इंटू L। इन 3 को 3 भागों में डिवाइड कर देना है, वही इनके बराबर होगा। लास्ट में हम एक बार हम इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो किसी भी एक इक्वेशन, किसी भी एक सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, RA इंटू एक्स माइनस WL²/2। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करोगे इज इक्वल टू 0 पे इक्वेट करो तो आपको आंसर मिलेगा 3L/8 फ्रॉम बोथ द एंड्स। नेक्स्ट है सॉइल सैंपल हैविंग वाइड रेशियो 1.3 का है, वाटर कंटेंट 50% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, तो कह रहे कौन से स्टेट में है। SE इज इक्वल टू WG, तो S इंटू E कितना किया हुआ है, स्पेसिफिक वाइड रेशियो 1.3 इज इक्वल W कितना है 0.5 और G कितना है 2.6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.6 का आएगा 1.3 कैंसर, तो S इज इक्वल टू कितना आ गया 1, मतलब 100% सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड कंडीशन में है, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में है। बलस्टर इन द स्टेयर केस इज द मेंबर सपोर्टिंग। बलस्टर क्या होता है,
बालूस्टर क्या होता है, ये है स्टेयरकेस। बालूस्टर क्या होता है, ये वर्टिकल मेंबर्स को हम बोलते हैं बालूस्टर। ये क्या करता है, हैंडरेल को सपोर्ट करता है, तो वर्टिकल मेंबर है और हैंडरेल को सपोर्ट करता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन अ प्लास्टिक क्ले इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। देखते हैं कोड, तो कोड कौन सा है इसके लिए, देखिए कोड में भी कोड है 1904, आपको यहाँ पे 1904 1986 1904, देखते हैं कोड क्या कहता है, ये कोड है, ठीक है। अब टेबल नंबर 1 है जो डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए दिया हुआ है। अब किसके लिए पूछा है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए, और किसके लिए, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। आइसोलेटेड फुटिंग है और प्लास्टिक क्ले, तो आइसोलेटेड फुटिंग देखते हैं, प्लास्टिक क्ले और आइसोलेट डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। किसके लिए, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड फुटिंग, प्लास्टिक क्ले, और क्या पूछा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो आंसर आ जाएगा 0.015 इंटू एल। चलते हैं आंसर पे, आंसर आएगा बी, ठीक है। और यहीं पे स्टील के लिए अगर होता तो स्टील के लिए क्या है 0.33 एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर BC ऑफ द प्लेन फ्रेम सोन बिलो। अब यहाँ पे BC मेंबर पूछा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, पहले तो इसका रिएक्शन फाइंड कर लो, RA एंड RB, जो कि आप इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेके निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, RC इंटू 6 और 10 इंटू इसकी वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट भी निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये लेंथ पता है, तो आप ये हाइट इजीली निकाल सकते हो 10 थीटा लगा के। तो 10 थीटा से ये हाइट निकल गया, तो ये हाइट इंटू 10 मिल जाएगा आपको RA और RB। तो RA और RB मिल गया, मतलब यहाँ पे आप इक्वेट कर सकते हो सिग्मा FX इक्वल टू 0, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे FX या फिर FY को भी इक्वेट करोगे, मतलब इसका कंपोनेंट बनेगा, इस BC का कंपोनेंट बनेगा। तो वर्टिकल रिजॉल्व करोगे तो आसान है, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पे वर्टिकली है और दूसरा इसका वाई कंपोनेंट, मतलब इसका ये कंपोनेंट होगा क्या, साइन कंपोनेंट होगा वर्टिकल। तो साइन कंपोनेंट एक बार मिल गया, तब इससे ये इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आंसर आएगा 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, चूँकि कंपोनेंट अंदर की तरफ लग रहा है इसलिए मेन फोर्स भी अंदर की तरफ होगा, 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, अगेन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। कितना परसेंट होता है, 40% होता है, 45% होता है कैल्शियम ऑक्साइड और 35% SiO2। अ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ 0.88 फॉर अ फ्रेश कॉन्क्रीट सैंपल इंडिकेट्स। 0.88 का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे 0.88, 0.78 पे क्या होता है वेरी लो, 0.78 टू 85 क्या होता है लो, 0.85 टू 92 क्या होता है मीडियम, 0.92 टू 95 होता है हाई, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है 0.88, तो ये आएगा मीडियम के केस में, आंसर आएगा मीडियम वर्केबिलिटी। मल्टी अंडर रिम्ड पाइल आर जनरली प्रोवाइडेड इन, मल्टी बल्ब वाला इस तरह का कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेंसिव सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो एक्सपेंसिव क्लेली सॉइल। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इलास्टिक मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज गिवन बाय। स्ट्रेन एनर्जी सभी के द्वारा, फॉर्मूला आपको पता है, बेंडिंग के द्वारा पूछा है तो m² x इंटू ds डिवाइड बाई 2EI, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है इन पर्ट एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितना होता है। तो पर्ट एनालिसिस का अगर आप चार्ट देखो तो ये TE जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, ये हमेशा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली, तो आंसर आएगा 50%। TE की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 50% ओनली, बिकॉज इट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन 2 पार्ट्स। एज पर एज 10262 2019 द वाटर टू पाउडर रेशियो कितना है, वाटर टू पाउडर रेशियो देखिए, वाटर टू पाउडर रेशियो कितना है 0.85 टू 1.1, 8.1 नंबर क्लॉज में दिया हुआ है, तो 0.85 टू 1, 0.85 टू 1 आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द presence of sea water and soil and water of corrosive character the cover of the structural member should be increased by, जनरली 10% इंक्रीज करते हैं, बट 10 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आना चाहिए 15 mm। when the water content in the soil is reduced beyond the shrinkage limit the soil will be in, shrinkage लिमिट से अगर कम करेंगे तो देखिए ये है डायग्राम अलग अलग लिमिट का। इनिशियली यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, अगर आप वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे तो जब तक पोर्स फिल ना हो जाए तब तक ये सॉलिड स्टेट में रहने वाला, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। और अगर वाटर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होना अब शुरू होगा, तो इनिशियली स्ट्रेट आया, अब वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये है प्लास्टिक लिमिट, तो प्लास्टिक लिमिट तक इंक्रीज हुआ। फिर अगेन अब स्टेट इसमें क्या है, ये प्लास्टिक स्टेज है, ये लिक्विड स्टेज है, ये सेमी सॉलिड स्टेज है और ये है सॉलिड स्टेज,
क्वेश्चन क्या पूछा है कि कह रहे हैं कि वाटर कंटेंट अगर हम रिड्यूस करें बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट, मतलब अगर हम इससे और वाटर कंटेंट को कम करें, इधर की तरफ जाए, तो क्या रहेगा, स्टेट सॉलिड स्टेट ही रहने वाला है। तो आंसर आएगा सॉलिड स्टेट। 2 पीपल वेइंग W, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, गेट में भी आया हुआ था क्वेश्चन। 2 पीपल है, यहाँ पे L/4 पे डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये हो जाएगा L/2, और नीचे से वाटर का प्रेशर यूनिफॉर्मली लग रहा है। तो कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सेंटर पे, अगर इसका डेड लोड हम 0 कंसीडर करें तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। अब इसको ओवर हैंगिंग बीम की तरह कंसीडर करके अब इसको फाइंड भी कर सकते हो, 0 होगा। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में। पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन, पाइपिंग कब होता है, जब इफेक्टिव प्रेशर 0 हो जाए, जब लोड कैरिड बाई सॉइल इज इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में पाइपिंग होने लगता है और बाहर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 115 क्वेश्चन अभी तो। द मेन एनफोर्समेंट टू RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 100 mm स्पेसिंग। इट इज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द 10 mm बार्स बाई 12 mm बार्स, देन द स्पेसिंग। तो ये स्पेसिंग क्वेश्चन भी कई बार आता है कि रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे। तो S2 इज इक्वल टू, याद रखो आप, अब इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखिए क्योंकि कई बार आता है। तो जो नई रिप्लेसिंग करनी है वो d2/d1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1, ठीक है। तो डायमीटर 2 कितना है, 12 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर इंटू स्पेसिंग 1, मतलब 100। तो इसको आप फाइंड करोगे तो 14.4 आएगा, आंसर आएगा C, मतलब 144 mm से आपका स्पेसिंग कम होना चाहिए, मतलब 140 mm हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 हिंज आर सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल, क्या रहेगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट ही रहेगा, चाहे वो सेम लेवल पे हो चाहे अलग अलग लेवल पे हो। इन फायर प्रूफ पेंट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज एस्बेस्टस फाइबर। एस्बेस्टस पेंट्स क्या कहता है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाइबरस एस्बेस्टस। दीज आर यूज फॉर स्टॉपिंग लीकेज इन मेटल प्रूफ पेंटिंग स्पॉट्स, गटर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है कौन सा, एस्बेस्टस फाइबर। A tie bar of 15/8 mm is carry a load of 80 kN. A specimen of the same quality, steel of cross section area 250 mm square for the maximum load of 125 kN carried by specimen. Factor of safety in the design. एक में कैपेसिटी दिया हुआ है और एक में वर्किंग लोड दिया हुआ है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटी को एक तरफ कैलकुलेट करेंगे, तो जो अलाउबल स्ट्रेस दिया हुआ है, अलाउबल स्ट्रेस वो कितना दिया हुआ है, तो लोड 125 और एरिया कितना दिया हुआ है 250। तो जो अलाउबल स्ट्रेस बोलो या फिर प्रेशर बोलो वो है 0.5 kN पर मीटर स्क्वायर, और एक है लोड, वर्किंग लोड वो कितना दिया हुआ है 80 का लोड है, और 50 × 8 तो हो जाएगा 400, मतलब 0.2 kN पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है, और कैपेसिटी कितनी है 0.5 की। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हुआ 0.5 डिवाइड बाई 0.2, आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़ जीरो फ्लोट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। एज फैक्टर फॉर द गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद एज आफ्टर 6 मंथ। देखते हैं अलग अलग ड्यूरेशन पे क्या फैक्टर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1 डे जनरली हम 7 डेज को हम एज अ बेस मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पे 7 डेज के मुकाबले 1 डे पे क्या होगा, सेम ही रहता है, तो यहाँ पे 1 ही लेते हैं। 3 डेज में 1.1, 6 डेज में 1.15, सॉरी ये एज इन मंथ्स है, मंथ्स, ये 1 मंथ में 1, 3 मंथ में 1.1, 6 मंथ में 1.15 और 12 मंथ मतलब 1 ईयर में 1.2। तो यहाँ पूछा 6 मंथ में तो कितना हो जाएगा फैक्टर 1.15। नेक्स्ट पूछा है द वाई एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट। तो वाई एक्सिस क्या होता है 4r/π, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 121 का 4r/3π, ठीक है। तो r यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 1.32 डिवाइड बाई 2, और बाकी आपको 3π से आपको डिवाइड कर देना है। तो 0.66 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3.14, आंसर आएगा 121 का C, 0.28 मीटर। द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन फॉर असिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, आई सेक्शन। फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर विच प्रिंसिपल टेक्निक इज नॉट यूज्ड, कौन सा, पैकर्स मेथड यूज़ नहीं होता, ट्रिमाई पाइप यूज़ होता है, प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड भी यूज़ होता है, और बकेट मेथड भी यूज़ होता है, पैकर्स मेथड यूज़ नहीं होता है। पूछा है कि इफ एमटी इज द टॉर्सनल मोमेंट, TU इज द बेंडिंग मोमेंट एंड MU इज द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन,
फ्लेक्सुरल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन। देखते हैं टॉर्सन के केस में क्या करते हैं। टॉर्सन के केस में ये रहा आईएस कोडल प्रोविजन, आईएस कोड का क्लॉज नंबर है एनेक्सर बी में 6.4। तो क्या कह रहा है कि जब टॉर्सन हो तो हम दोनों रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमसे कौन सा पूछा गया है, फ्लेक्सुरल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो फ्लेक्सुरल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए क्या है, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ MT इज डिफाइंड इन B एक्सीड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंट, मतलब अगर मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन एक्सीड करता है मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग, देन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेस। उस केस में हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, फ्लेक्सुरल के कंप्रेशन फेस पे भी, सच दैट द बीम आल्सो विथस्टैंड द इक्विवेलेंट मोमेंट ME2 गिवन बाई ME2 इज इक्वल टू, मतलब जितना टॉर्सनल मोमेंट में से माइनस करके बेंडिंग मोमेंट का बचेगा उतने के लिए हम फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेस पे हम प्रोवाइड करेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो इसमें कंपेरिजन किस किस के बीच में हुआ है, दो के बीच में, एक दो टॉर्सनल मोमेंट और एक बेंडिंग मोमेंट। तो टॉर्सनल मोमेंट क्या है इसमें, MT, तो MT और TU में यहाँ पे कंपेरिजन होना चाहिए। तो MT में तो है बट TU में नहीं है, तो यहाँ फैक्टर्ड के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मतलब TU और MT के साथ कोड कंपेयर करता है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है IB क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोल सेक्शन का, AP is the area of the core plate in one flange and H is the distance between the centroid of the top and bottom flange. Moment of the inertia of built up plate girder, built up section का फाइंड करना है। ये कवर प्लेट है ऊपर भी और नीचे भी, ये इसकी H है हाइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IXX प्लस AR स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा IXX प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और चूंकि ऊपर और नीचे दोनों कवर प्लेट है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।